दोस्तों, इंडिया के डिफेंस के मामले में डीआरडीओ जो कि भारत का प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप सोच रहे होंगे अगर डीआरडीओ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस के मामले में तो हम एचएएल के बारे में सुनते हैं, एचएएल क्या करता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ऐसे समझिए कि डीआरडीओ कहीं ना कहीं डिफेंस के अंदर जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट का काम है कि कोई भी एयरक्राफ्ट है उसको बनाना है, उसकी डिजाइनिंग करनी है, वो डीआरडीओ करता है। वहीं पे डिजाइन डीआरडीओ ने कर दिया। अब एचएएल या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अब इसका काम क्या है कि जो भी डिजाइन डीआरडीओ ने किया है उस डिजाइन के बेसिस पे एक्चुअल में एयरक्राफ्ट को बनाना। तो अगर आप तेजस का एग्जांपल लेंगे जो कि 1983 में ये प्रोग्राम को शुरू किया गया था, तेजस फाइटर जेट के बारे में बात कर रहे हैं हम, और 2019 में इसको ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलता है और एयरफोर्स में उस तरीके से उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, यूटिलिटी होती है। तो ये जो चीज हुआ ये कहीं ना कहीं 1983 में डीआरडीओ ने उसके डिजाइन के प्रोसेस को स्टार्ट किया, फिर वो डिजाइन होता है, उसके बाद में जाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उसको बनाया, उसको मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चरिंग की, उसकी असेंबली की, वो सारा चीज एचएएल ने किया। तो ये पीएसयू हो जाता है और इसके बाद ये क्या हो जाता है, ये आरएनडी पे ध्यान देता है। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार के लिए इंडियन के रिस्पेक्ट में देखें तो डिफेंस के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो एचएएल 1940 में, मतलब डीआरडीओ 1958 में आया, उससे 18 साल पहले बना था। उस तरीके से इसकी रूपरेखा ये कुछ इस तरीके से है। उसी के साथ में अगर आप इसको देखेंगे तो डीआरडीओ का जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा है कि एयरफोर्स हो या फिर आप देखेंगे आर्मी हो या नेवी हो, तीनों जो भी हमारे उस तरीके से विंग्स हैं, हर किसी के लिए ये रिसर्च करता है, हर किसी के लिए ये डिजाइन करता है। इनके एयरक्राफ्ट चाहिए होते हैं या फिर कोई भी अगर डिफेंस इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, रॉकेट लॉन्चर्स हैं उनकी नीड है, या आर्मी के लिए कोई नीड है, वेपनरी चाहिए, एम्यूनिशन चाहिए, वो सारे डीआरडीओ डिजाइन करता है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो एचएएल का काम सिर्फ एक है, वो है एयरफोर्स के रिस्पेक्ट में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करनी है वो एचएएल करेगा। तो यहां से एयरफोर्स की जो भी डिजाइन बनी वो एचएएल के पास जाती है, एचएएल उस तरीके से उसको मैन्युफैक्चर करता है। ये एचएएल का काम है, ये पीएसयू है। अब उसी के साथ में देखेंगे कि ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट यहां पे भी है और यहां पे डायरेक्ट गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, यहां पे डायरेक्टली गवर्नमेंट ने पैसा डाला है। जबकि यहां पे अगर आप देखेंगे तो जब काम नहीं कर रहा होता है उस समय पे कैपिटल इन्फ्यूजन गवर्नमेंट करती है। लेकिन यूजुअली इसको इस तरीके से समझिए कि सरकार एचएएल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब सरकार को लेट्स से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कुछ जो भी लेट्स से तेजस फाइटर जेट्स की आवश्यकता है तो एचएएल वो बनाएगी। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फिर उसको अक्वायर करेगा तो उसके लिए पैसे देंगे, तो जो फंडिंग एचएएल को मिलता है वो उस तरीके से ऐसे समझिए कि इनका प्रॉफिट होता है क्योंकि ये सरकार को बेच रहे हैं। तो पीएसयू होने के बावजूद इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज होती है। जबकि डीआरडीओ का मेन फोकस है, सरकार पैसा इन्फ्यूज कर रही है, उसको यूज करके आरएनडी हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे, आप इसरो को देखिए, इसरो भी उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसरो में आप पाएंगे कि इसरो का बजट इज अराउंड 14,000 करोड़, उस तरीके से सरकार उसको देती है। डीआरडीओ को करीबन 26-27 हजार करोड़ के आसपास बजट मिलता है, मतलब इसरो से डबल बजट मिलता है। फिर भी डीआरडीओ इतना सफल नहीं है, या फिर आरएनडी के जो प्रोसेस हो रहे हैं उसमें इतनी एफिशिएंसी नहीं देखने को मिल रही है। जब एफिशिएंसी यहां नहीं देखने को मिल रही है, काम इस लेवल पे नहीं हो रहा है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस लेवल पे किस तरीके से काम होगा? क्योंकि यहां पे जो चीजें आने वाली है वो तो वही आएगी जो यहां पे डिजाइन हुई है। अगर डिजाइन में ही फेलियर है या डिजाइन में ही टाइम लग जा रहा है, आप तेजस फाइटर जेट का एग्जांपल लीजिए, 1983 में उस तरीके से प्रोग्राम शुरू हुआ था, 38 से ज्यादा साल लग जाते हैं उसको उस तरीके से फाइनल रूपरेखा देखने में। उसी के साथ अगर आप कावेरी इंजन की बात करेंगे वो भी उसी के साथ स्टार्ट में हुआ था। अब तेजस फाइटर जेट है, ये फाइटर जेट है, इसे प्रोपेल करने के लिए आपको इंजन चाहिए, वो कावेरी इंजन है, उसको 2014 में अबैंडन करना पड़ जाता है क्योंकि उस तरीके से जो डिजाइनिंग हमें चाहिए था वो हम नहीं डेवलप कर पा रहे थे। तो उसके बाद हम तेजस फाइटर जेट में बाहर से टेक्नोलॉजी लेते हैं और बाहर से इंजन लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। तो पूरा जो इंडिजिनसली बनाने वाले थे हम वो नहीं बन पाया। इंडिजिनस कंपोनेंट उसमें जरूर है लेकिन उतना नहीं है जितना हम बोल रहे थे कि 100% बन जाएगा, वो एक एस्पेक्ट है। तो कहीं ना कहीं हमें प्राइवेट सेक्टर या फिर एक्सटर्नल जो प्लेयर्स थे उन पे जो निर्भरता है वो तो देखने को मिली है। उसी के साथ सिमिलरली यू सी कि अगर यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं है तो यहाँ पे दिक्कत आएगी, और एक अगर ऑर्गेनाइजेशन फेल करता है तो कहीं ना कहीं दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो उससे लिंक्ड है वहां पे भी नुकसान देखने को मिलता है। तो यही एस्पेक्ट आप देखेंगे। उसी के साथ में हमने क्या देखा, डीआरडीओ का फंक्शन क्या है, आरएनडी करना सारे तीनों सेक्टर्स के लिए। एचएएल का फंक्शन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करना उसका या फिर असेंबली करना, ये एस्पेक्ट हो जाता है। उसी के साथ एक और उस तरीके से देखेंगे आप तो ये प्रोटोटाइप डेवलप करता है। हमने बात की डिजाइन बनाने की, तो ये प्रोटोटाइप वो जो डिजाइन बनाना है किस तरीके से होगा, तो इनकी ये जो आरएनडी फैसिलिटीज होती है उसमें ये सारी चीज होती है डीआरडीओ में। जबकि ये प्रोटोटाइप जब बन जाता है उसके बाद में यहां पर जाकर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसका यूज क्या होगा,
एक तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट देगी तो ये सरकार को बेच देंगे, दूसरा अगर इसको एक्सपोर्ट कर देंगे दूसरे देशों को, जैसे आप ब्रह्मोस के केस में देखिए या फिर आप तेजस फाइटर जेट के ही केस में देख लीजिए, उस तरीके से एक्सपोर्ट पोटेंशियल हमको देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होता है। और उस तरीके से आप सोच रहे होंगे कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब सिर्फ तेजस फाइटर जेट का ही होता है या फिर जो इंडिजिनस कंपोनेंट है, इंडिजिनस जो भी फाइटर क्राफ्ट है या जो भी चीज़ उन्हीं का होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे सुकोई MK3 जो वेरिएंट है जो हम रशिया से एक तरीके से ऑफ द शेल्फ इंपोर्ट करते हैं, तो उसको भी HAL इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करता है, असेंबल करता है, उसको भी बनाता है, लेकिन वो कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम ऑफ द शेल्फ ही इंपोर्ट करें, क्योंकि रशिया के लिए वो सस्ता है, वो बहुत सारे मार्केट्स में बेच रहे हैं, उस वजह से पर यूनिट इनका कॉस्ट कम आता है। जबकि अगर हम HAL में बनाते हैं तो वो करीबन 600 करोड़ का पड़ जाएगा एक यूनिट का, जबकि रशिया अगर उसको बना के देगा हमें तो हमको वो 400 करोड़ में मिल जाता है। तो उस तरीके से पैसे की बचत होती है। तो ये एक एस्पेक्ट था जिसकी वजह से हमने, आप देखेंगे हिस्टोरिकली इतना ज्यादा R&D उस पर फोकस नहीं किया। तो वो फोकस नहीं किया तो कहीं ना कहीं ये जो है ये हम 10 से 15 साल पीछे चल रहे हैं। ये खुद DRDO के चीफ का कहना है कि मतलब जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज है उसके मामले में इंडिया 10 से 15 साल एडवांस कंट्रीज जो है उनसे पीछे चल रहा है। वो सारे 6th जनरेशन फाइटर जेट, 5th जनरेशन, उस तरीके से ये सारी हाइपरसोनिक जो मिसाइल सिस्टम है उस पर काम कर रहे हैं, सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है उन पर काम कर रहे हैं। जबकि इंडिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हार्डली वी गेट टू सी एनी प्रोग्रेस इन दैट रिस्पेक्ट। तो ये एक चैलेंजिंग बात है जिसपे हमें काम करना बहुत जरूरी है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से फंक्शन करता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी बारे में अंडरस्टैंडिंग लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ अगर आप कुछ सक्सेसेस देखेंगे तो DRDO ने, जैसे हम अग्नि मिसाइल की बात करते हैं कि इंडिया में इंडिजिनसली मेड है अग्नि मिसाइल, तो ये इसका डिजाइन DRDO ने किया। उसी तरीके से अगर आप ब्रह्मोस मिसाइल को देखेंगे तो हमने रशिया के साथ कोलैबोरेशन कर इस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है, और उसके साथ हम फिलीपींस उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। तो ये एक एस्पेक्ट है। और HAL के बारे में देखेंगे तो आप पाएंगे तेजस फाइटर जेट हो या फिर ध्रुव हेलीकॉप्टर की जो हम बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं HAL ने मैन्युफैक्चर किया है, उसको उस तरीके से अपनी फैसिलिटीज में प्रोड्यूस किया है। ये एक एस्पेक्ट देखने को मिलता है। उसी के साथ में आप पाएंगे कि आप देखेंगे कि DRDO के केस में क्या हो रहा है, सरकार डायरेक्ट फंड दे रहा है, डायरेक्ट बजट दे रहा है। जबकि HAL के केस में देखेंगे तो सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस तरीके से जो भी सरकार को आप ये सारे इक्विपमेंट्स या ये सारे फाइटर जेट्स वगैरह देंगे तो सरकार उसके लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट में उस तरीके से पैसे देती है। तो ये क्या है, दूसरा एस्पेक्ट है, उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखने को मिलता है। तो ये दोनों के बीच में इस तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक डिफरेंस है। तो हमने इस तरीके से समझा कि DRDO को अगर आप देखेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट उस तरीके से डिपार्टमेंट है DRDO। उसी के साथ एक और डिपार्टमेंट है जिसकी हम बात करते हैं कि डिफेंस प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट, उसके अंदर सारे PSUs आते हैं। तो उन एक PSUs में हम बात करते हैं कि ये वाला HAL जो है ये एक वो PSUs है जो उसके अंडर आता है। अब इसमें समझिए एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं काम कर रहा है, एक डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट पे इंपैक्ट देखने को मिलता है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे कि पूरा जो इंडिया का डिफेंस सेक्टर है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इंडिया डिफेंस इज डेड सेक्टर। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप चैलेंजेस जो इस सेक्टर को प्लैग करते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी है। DRDO में आप देखेंगे कि जो मिशन मोड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो ऐसा होता है कि यार जो भी बायर है उसने कहा है कि मुझे ये टाइमलाइन में इस प्रोजेक्ट को खत्म करके दो, वो भी सही समय पे डिलीवर नहीं कर पाते हम, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो बाकी जो प्रोजेक्ट्स है उसको तो कैसे ही डिलीवर करेंगे, ये एक एस्पेक्ट है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो हमको करप्शन देखने को मिलता है। मतलब बहुत बार ये देखने को मिला है कि DRDO के जो लैब डायरेक्टर्स हैं वो अपने पर्सनल वेंडेटा के लिए ऐसे उन पे एलिगेशंस लगे कि वो ऑनेस्ट ऑफिसर को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये देखने को मिलता है। उसके साथ नेपोटिज्म या फिर अपने जो एड है, किन है, उन्हीं के जो एसोसिएट्स हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब उस तरीके से मिल जाता है जस्ट फॉर फ्यू अमाउंट ऑफ कैश दैट दे प्रोवाइड। ये चीज़ हमको देखने को मिलता है। तो करप्शन वाला इशू है, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन का वो इशू है। उसी के साथ आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हमको देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि आप पाएंगे कि इंडिया में 21% जो भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो प्राइवेट सेक्टर करता है, लेकिन स्टिल इट इज अ स्मॉल नंबर। US, UK, फ्रांस उनके साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत छोटा नंबर ही है। तो इसको बढ़ाने की बहुत जरूरत है। और आप अगर डिफेंस प्रोडक्शन में बड़ा नाम देखेंगे तो क्या आता है, HAL दिमाग में आता है, या फिर DRDO R&D कर रहा है वो दिमाग में आता है, या फिर मजगांव डॉक लिमिटेड, ये सारे दिमाग में आते हैं। सारे PSUs ही आएंगे दिमाग में। प्राइवेट सेक्टर हार्डली यू विल गेट टू नो। अगर आप देखेंगे, अगर आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि टाटा भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में है। टाटा बीइंग अ बिग प्लेयर फिर भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के रिस्पेक्ट में हमें कभी सुना नहीं रहेगा उसके बारे में। टाटा है, L&T है, ये सारे, रिलायंस है, उसकी कोशिश है कि महाराष्ट्र में धीरूभाई अंबानी डिफेंस सिटी को एस्टैब्लिश किया जाए। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो लिए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाएंगे। ये एक एस्पेक्ट देखने को मिलता है।
उसी के साथ एक बेटर अप्रोच ये हो सकता है कि यूएस में जैसे हमारे यहाँ डीआरडीओ वैसे यूएस में डार्पा है, तो ये क्या करता है, ये भी आरएनडी करता है। उसके बाद इसकी डिजाइन बोइंग और लॉकहीड मार्टिन है, ये उसके बेसिस पे लार्ज स्केल उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बाकी देशों को फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी जो एफिशिएंसी है, इसके अंदर जो करप्शन ना होना, ये कहीं ना कहीं एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर डीआरडीओ सीख ले सकता है और यहाँ से लर्निंग पा सकता है। जब ये एस्पेक्ट होगा तो ये अपने आप जो हमारे पीएसयूज है या हमारा प्राइवेट सेक्टर, वो अपने आप पनपेगा और बेटर तरीके से इंप्रूव करेगा। ये एस्पेक्ट देख सकते हैं हम। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है डीआरडीओ। जबकि हम जो इसरो की बात करेंगे, इसरो इतने कम बजट में इतना एफिशिएंट कैसे हो गया? वो इसीलिए हो गया क्योंकि इसरो कम्स अंडर पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर आता है। तो वहां पे इतना ब्यूरोक्रेटिक हर्डल नहीं देखने को मिलता है, सीधा फाइल क्लियर हो जाती है। जबकि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इटसेल्फ बहुत स्लो मिनिस्ट्री है, फाइल क्लियर नहीं हो रही है और सालों तक वो प्रोजेक्ट डिले होते जा रहे हैं। हालांकि राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि 2025 एंड होगा, तब तक करीबन 100 प्रोजेक्ट्स डीआरडीओ फिनिश कर देगा। लेकिन ये करेगा कि नहीं करेगा, ये सोचने वाली बात है। जब 2025 खत्म होता है तब देखिए किस तरीके से चीजें होती है। तो ये पॉलिटिकल विल तो है, लेकिन डिस्पाइट दैट काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि सिस्टम ही अंदर से उस तरीके से पूरा कोलैप्स हो चुका है। एक तरीके से आप देखेंगे तो वो जो चीज हुई है, इसलिए एक बेटर अप्रोच है कि आप उसको पीएमओ के अंडर डाल दीजिए। ये 3 जो सजेशंस हमको देखने को मिलते हैं डीआरडीओ को रिफॉर्म करने के रिस्पेक्ट में, ये इंपॉर्टेंट है। जब ये चीज होगा, जब डीआरडीओ, बिकॉज डीआरडीओ इज एट द कोर, ये कोर है, जब ये सही हो जाएगा कहीं ना कहीं आपके पीएसयूज पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा और उसकी वजह से पूरा इंडिया का डिफेंस इकोसिस्टम बहुत इंप्रूव हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर पे भी वो एक तरीके से आप देखेंगे डोमिनो इफेक्ट से बेटर इंप्रूवमेंट्स देखने को हमको मिलेंगे। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि हम डीआरडीओ को एफिशिएंट बनाएं और उसको इंप्रूव करें।